गांव के सबसे शरारती बच्चों में से था। महज 11 साल की उम्र पर काम वो कुछ ऐसे करता कि मान लो किसी तजुर्बेदार आदमी ने किए हो। अब वो काम भी सही थे या गलत, इस पे अक्सर किसी की टिप्पणी ना चलती। किसी भूखे कुत्ते को डेयरी वाले भैया से एक कटोरी दूध चुरा कर पिला देना और बाद में एक हफ्ते दूध वाले भैया का बर्तन और साइकिल ढोना। बिल्लू की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। एक बार तो बिल्लू ने सर्दी की रात को गुरंग भैया के घर की छत पर से कंबल चुरा लिया, छत के पीछे की पाइप से उतरा और जाकर मंदिर के बाहर बैठे ठिठुर रहे बाबा को दे दिया। अगले दिन कुछ मजदूरी करके पैसे कमा के नई कंबल गुरंग भैया को फिर से दे आया। अब एक बार तो बिल्लू की हरकतों पे गुस्सा तो सभी को आता, पर जब वो देखते कि बिल्लू एक तरह से भलाई का काम ही कर रहा है तो कोई उसे कुछ न कहता। अब उम्र में भी वो कुछ ऐसा छोटा था कि किसी बड़े बुजुर्ग को उसकी कुछ सलाह देने में भी अजीब लगता। बिल्लू एक 11 साल का नेक दिल और बहादुर बच्चा था। सलाह तो एक नन्हे बच्चे को क्या ही देते। कई बार गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर बिल्लू एक जगह टिक कर सुनने वालों में से कहा। बिल्लू तो फट से भाग जाता। गांव वालों ने बिल्लू के माँ बाप को भी समझाने की कोशिश की कि वो इरादे नेक जरूर रखे पर शरारतें ना करे, पर बिल्लू ठहरा आवारा तूफान। कैसे रुक जाता इसका क्या ही पता। एक रोज गांव में काफी सूखा पड़ा। उस साल गांव की फसल खराब होने के आसार भी थे। गांव के मुखिया ने सभी को एक रविवार की दोपहर को इकट्ठा किया। मुखिया जी के साथ साथ गांव के पंच भी इस सभा में शामिल थे और गांव के चौकीदार और दरोगा भी। सभी मुख्य पति के साथ बड़े वाले बरगद के नीचे बैठे और मैदान में विराजमान हुए गांव की सारी जनता। सभी सुनो, मुखिया जी ने गांव के सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा। उनकी आवाज दर्द से प्रताड़ित और गंभीर थी। सभी सुनो, इस वर्ष गांव में वर्षा नहीं हुई। हमारी फसलें पूरी तरह से पक नहीं पाई। आगे के चरण के लिए जो जल प्रवाह चाहिए था वो ना तो नहर से हमें मिल पाया और ना ही वर्षा से। इतना कहकर वो थोड़ा रुक गए। गांव वालों ने चढ़ती धूप में सर पर कपड़ा डाल लिया और मौन धारण कर लिया। तकलीफ और आय की समस्या से सभी वाकिफ थे। जो किसी को दिख नहीं रहा था तो वो था समस्या का समाधान। हमने राहत कार्य के लिए सरकार से अपील की है, मुखिया जी ने अपना गला साफ करते हुए कहा। लेकिन राहत कार्य के लिए किसानों को पहुंचकर जो कार्य अवस्था बतानी होती है उस कागज पत्री कार्य को करने में और सरकार को यहां राहत सामान और पानी भेजने में 1 महीना भी लग जाए तो भी ये सबसे तेज प्रतिक्रिया होगी। हमारे पास एक हफ्ता बाकी है। 1 हफ्ते पहले जो घोर बादल छाए थे वो भी बिन बरसे निकल पड़े। फसल अगर बचानी है तो आने वाले 7 दिनों में हमें कुछ करना होगा। हमने सरकार से अपील की मांग तो की है, लेकिन हम इंतजार नहीं कर सकते। हम इस पर सभी का सुझाव चाहते हैं। अगर किसी के पास कोई राय हो तो जरूर दें। कुछ देर तो किसी ने कोई आवाज नहीं की। कड़क
तपती धूप में सिर्फ झुलसती हवा की साएं साएं और उड़ती रेत के साथ बस आशावादी आंखों का चरण था। मुखिया जी के आगे गांव के मर्दों का जमावड़ा था। फिर थोड़ी दूरी से बैठे थे गांव की महिलाएं और बच्चे। मुखिया जी के सवाल पूछने के 10 मिनट बाद सीलू ने हाथ उठाकर अपना सुझाव आगे रखा। हम फसल कच्ची ही बेच दें, सीलू ने बड़ी बुलंदता से कहा। बोरियों में डाल दे, पैसे ले ले और माल निकाल ले। माल बिकने के बाद हम जिम्मेदारी ना लेवें। सीलू की इस राय पर बड़ा बवाल मचा। किसी को ये ठीक लगा तो किसी को नहीं। कुछ वक्त तक बवाल मचने के बाद मुखिया जी ने अपना हाथ खड़ा किया। हम धोखा नहीं करेंगे, मुखिया जी ने कठोर स्वर में कहा। अगर किसी के पास कोई अहिंसक और पूर्णक सुझाव हो तो जरूर दें। सीलू, तुम्हारा इरादा नेक है, पर गलत काम हम नहीं कर सकते। सीलू बैठ गया। कहीं ना कहीं वो भी जानता था कि राह गलत थी, चाहे इरादे नेक हो। सभा में फिर से शांति छा गई कि तभी एक छोटा सा नन्हा सा हाथ पीछे से उठा। वो हाथ उठाया बिल्लू ने। मैं कुछ कहना चाहता हूं। सभी बिल्लू की ओर ऐसे घूमे जैसे किसी मछली ने पेड़ चढ़ने का दावा कर लिया हो। फिर से सभा में सभी लोगों की मुरमुराहट हुई। बिल्लू की मां ने बिल्लू को पकड़कर बिठाना चाहा, पर बिल्लू तब तक आजाद मुर्गे की तरह निकल चुका था। वो सीधे मुखिया जी के पास बैठा और अपना सुझाव दिया। सुझाव मुखिया जी ने बहुत गौर से सुना, इस पर विचार किया। सभी जनता की सहमति ली और कहा, हम इस पर कल ही अमल करेंगे। और अब थी इंतजार की घड़ी। अपने ऑफिस से सरकारी फोन लगाया शहर के दफ्तर में और कहा, साहब आप यहां किसी पुलिस कर्मचारी को भेजिए और जल्दी। गांव में बवाल हुआ है। सरकारी पोस्ट ऑफिस में ऑन ड्यूटी ऑफिसर को अपने किसी निजी फायदे के लिए कुछ चिट्ठियां जलाने कुछ लोग आए हैं। किसी की प्रोटेक्शन भेजे। सरकारी पोस्ट भी सरकार की ही जिम्मेदारी है ना। जी सर, जी सर। किसी प्रोटेक्शन का दावा मिलते ही पोस्ट मास्टर साहब बैठ गए। पर क्रम यही खत्म नहीं होता। वो जानते थे कि प्रोटेक्शन आज यूं ही नहीं आएगी। पोस्ट मास्टर साहब ने 1 घंटे में फिर से फोन घुमाया। साहब, यहां आने में आधा घंटा लगता है, आप समझ नहीं रहे। पोस्ट मास्टर साहब ने गंभीरता से कहा, यहां कुछ गुंडे हैं जिनका कोई निजी फायदा है, जिसके लिए वो सरकारी दफ्तर में घुस आए हैं। न जाने वो किसके दस्तावेज हासिल करना चाहते हैं, पर वो सब चला देंगे साहब। मशाले हैं उनके हाथों में, मशाले। जी सर। दूसरा आश्वासन। लेकिन ये निष्ठ आश्वासन नहीं था। पोस्ट मास्टर साहब जरूर गंभीर थे, पर वो सामने वाले की हिचकिचाहट समझते थे। वो जानते थे कि काम अभी बाकी है। अब आधा घंटा और बीता। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, कोई प्रोटेक्शन नहीं आई। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बांधी और लगाया पोस्ट मास्टर साहब ने एक आखिरी फोन। अरे आग लगा दी भाई, पोस्ट मास्टर को आग लगा दी, पोस्ट ऑफिस में भी। लेकिन उन्हें अपना पूरा अभिनय देने का मौका भी नहीं मिला। पोस्ट मास्टर साहब
आखिरकार अपने ऑफिस से बाहर मुस्कुराते हुए निकले और उन्हें खुश देख गांव वाले और सबसे ज्यादा तो मुखिया जी उत्साहित थे। जैसा उन्होंने सोचा कुछ वैसा ही हुआ। पुलिस प्रोटेक्शन की गाड़ी आई, लेकिन वो साथ लाई दमकल, और एक नहीं, दो। कुछ लोग हड़बड़ाते हुए वैन से निकले और दो पुलिस कर्मचारी अपने सबसे निकटी गांव वालों के पास पहुंचे और उन्हें पूछा, अरे यहां आग कहां लगी है? उस गांव वाले ने सभी को अपने पीछे आने को कहा और अपनी मोटरसाइकिल पर कुछ दूरी तय करते हुए उन्हें खेतों के किनारे ले आया। ये क्या है? पुलिस वाले ने कहा। हमें किसी पोस्ट मास्टर का फोन आया था और वो कह रहा था कि किसी ने आग लगा दी है। अब क्या खेतों में आग लगी है? जी हां। पुलिस वालों ने अपनी दाईं ओर देखा कि एक छोटा सा बच्चा कई गांव वालों के साथ खेतों के किनारे खड़ा है। एक एक कर गांव के और भी लोग खेतों के अंदर से बाहर आ रहे थे। सबसे आगे थे एक छोटे से नन्हे से सरकार। साहब, ऐसे बुलाने के लिए माफी, बिल्लू ने कहा, लेकिन हमारी फसलें खराब हो रही थी। आगे मंडी में बेचने के लिए तो दूर, हमारे अपने खाने के लिए शायद इस साल कुछ न रहता। सूखा बहुत पड़ा इस साल। सरकारी अर्जी भी दी पर शायद तब तक देरी हो जाती। हमारे पास और कोई चारा न था। आपके साथ ये खेल रचना पड़ा, पर और कोई उपाय न था। अगर किसी को गुनहगार ठहराना है तो आप मुझे ले जाइए, पर दमकल यहां छोड़ दीजिए। हमें हमें पानी की बेहद जरूरत है। एक ओर थे पुलिस वाले और दमकल, दूसरी ओर पूरा गांव। फिर से इरादा नेक था पर तरीका बिल्लू और गांव वालों की आंखों में एक उम्मीद थी, पर इस बार पाला ले पड़े थे सरकार, पुलिस से। और इंस्पेक्टर साहब, वो बिल्लू की जिंदा दिली देखते रह गए। काफी वक्त तक किसी को कुछ न समझा कि क्या होगा। क्या बिल्लू की गुहार उन लोगों तक पहुंचेगी जो मदद कर सकते हैं? इसका आश्वासन अब भी किसी को नहीं था। इंस्पेक्टर साहब कुछ कदम चलकर बिल्लू के पास आए और वो मुस्कुराए, दमकलों का पानी खेतों में डालने का हुक्म दिया और बिल्लू के साहस को सराहा। बिन मौसम बरसात भी आखिरकार बिल्लू ने करवा ही दी। मुकुंद को कई मायनों में बेल्ट पहनना अच्छा ना लगता। अब उसका ये मानना उसे पसंद नहीं था, पर उसके बड़े गोलाकार पेट पर जो अतिरिक्त बड़े आकार की पतलून वो पहनता, वो वैसे ही उसके कमर पर अपने जीवन सहारे